हेलो गाइस, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। और आज हम विश्वास सीरीज का पार्ट 20 लेकर आए हैं। अब तक आपको विश्वास हो गया होगा कि इस बार आपका सपना साकार जरूर होगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमने सभी आपको करा दिए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राम से 5,000 प्राप्त किए किंतु उसके खाते में 50,000 रुपए जमा किया गया। राम से मिले तो हैं, रिसीव तो किए हैं 5,000 और उसके खाते में लिखिए 50,000। तो पूछा है कि यह किस प्रकार की मिस्टेक है, एरर है। तो एरर कितनी होती है? मैंने बताया था आपको, एक होती है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, एक होती है एरर ऑफ कमीशन, एक होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक होती है कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, ये चार तरह की एरर मैंने आपको बताई थी। देखिए, अगर आप ओमिशन मतलब भूल जाते हैं, यदि आप भूल जाते हैं तो लिखना ही भूल गए आप, ठीक है, या आपने कम लिख दिया, या तो लिखना भूल गए या कम लिख दिया, ये तो होती है एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, भूल की, या आपने कम ज्यादा लिख दिया, ज्यादा भी हो सकता है कि ज्यादा लिख दिया। कमीशन आपने जानबूझकर लिखा ही नहीं है, तो कमीशन, कम पैसा लिख दिया आपने, कम पैसा लिख दिया। या आपने प्रिंसिपल में क्या करते हैं, जो आप कैपिटल अकाउंट होता है और रेवेन्यू होता है, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, इसको डिफरेंट किया ही नहीं और ऐसे ही अकाउंटिंग कर दिया। कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस लिख दिया रेवेन्यू नेचर में, रेवेन्यू नेचर का लिख दिया कैपिटल नेचर। और एक होती है कंपनसेटिंग एरर। ये ऐसी एरर है, आज गलती हो गई, कल एक ऐसी गलती होगी जो इस गलती को भी खत्म कर देगी, इस गलती को भी सही कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? एरर ऑफ मिस्टेक या भूल की अशुद्धि। आपको क्या हुआ है? ओमिशन कर गए, आपने भूल से क्या कर दिया, 5,000 की जगह 50,000 लिख दिया। तो सही आंसर क्या होगा? एरर ऑफ मिस्टेक या एरर ऑफ ओमिशन या भूल की अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खातों का संबंध आय व्यय लाभ या हानि से है तो उसे कहते हैं। देखिए, किसी अकाउंट की बात कर रहे हैं और वो रिलेटेड किससे है? इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और लॉस। देखिए, इनका किससे रिलेटेड होते हैं? ये इनकम या एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस कौन से अकाउंट से होते हैं? रियल अकाउंट से होते हैं। देखिए, रियल में होती हैं आपकी जितनी भी एसेट्स होती हैं, एसेट्स अकाउंट भी इसको कह देते हैं। नॉमिनल अकाउंट में आपके आते हैं इनकम और आपकी एक्सपेंडिचर अकाउंट आते हैं। और पर्सनल में आते हैं आपके जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, अभी आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका? ये होगा आपका सही नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? इनकम से, एक्सपेंडिचर से, प्रॉफिट या लॉस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई मशीन लगवाने के लिए दी गई मजदूरी, मजदूरी खाते में डेबिट की गई। देखिए, आपने डेबिट कर दिया किसमें? मजदूरी खाते में। अब आप देखिए, जब आप कोई एसेट खरीदते हैं, जब कोई आप एसेट खरीदते हैं तो इस एक्सपेंडिचर को आप बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और जब आप सैलरी देते हैं, जब आप सैलरी देते हैं या आप वेजेस देते हैं, या आप वेजेस, जब आप वेजेस देते हैं तो आप इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जो एक साल तक ही बेनिफिट देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं कई कई साल तक बेनिफिट देते हैं। ये बिजनेस की जो है कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं और ये रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आप जब मशीन खरीद रहे हैं तो कौन सा एक्सपेंडिचर है आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब हम मजदूरी देते हैं तो वो किस में आता है? वेजेड में आता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर यहाँ तो मजदूरी खाते में ही डेबिट किया है, ये सही है? नहीं,
जब आप मशीन लाए, उस मशीन को लाने में भी आप किराया देंगे, फ्रेट देंगे, उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस देंगे, आप उसको इंस्टॉल करा रहे हैं, चालू करा रहे हैं। जब तक कोई मशीन जो आप लेकर आए हैं वो चालू नहीं हो जाएगी, उसके सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएंगे। और ये सभी मशीन, अगर कोई मशीन खरीद कर ला रहे हैं तो उस मशीन अकाउंट में ही डेबिट होंगे। जब तक मशीन चालू होगी, टोटल खर्चा क्या कहलाएगा? मशीन अकाउंट ही कहलाएगा। और इसको कहेंगे कैपिटल नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो किया नहीं, आपने रिवेन्यू नेचर में कर दिया। तो अभी तो मैंने आपको बताया था ये कैसी मिस्टेक होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो सही आंसर क्या होगा? बी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन इज, जर्नल इज अ बुक ऑफ। जर्नल एक पुस्तक होती है, फर्स्ट एंट्री की होती है, ओरिजिनल एंट्री की होती है, डेट वाइज एंट्री की होती है, ये सभी की होती है। तो सही आंसर होगा डी। देखिए, जर्नल को आप फर्स्ट एंट्री भी कह सकते हैं, ओरिजिनल एंट्री बुक भी कह सकते हैं, डेट वाइज भी कह सकते हैं, प्राइमरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? प्राइमरी बुक भी कह सकते हैं। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। प्राइमरी बुक भी होती है जर्नल। तो सभी क्या है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर 8,000 रुपए वर स्पेंड ऑफ इट्स रिपेयर। देखिए, आपने कोई पुराना फर्नीचर खरीदा और उसके रिपेयर में आपने 8,000 रुपए लगा दिए। तो कह रहे हैं कि ये जो अमाउंट है 8,000 रुपए का, इसको कहाँ डेबिटेड किया जाएगा? तो देखिए, इसकी एंट्री, अगर आप रिपेयर करा रहे हैं, वैसे रिपेयर की एंट्री ये होती है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश टू बैंक, ये होती है। लेकिन यहाँ पर आपने कोई एसेट खरीदी है, मैंने अभी बताया था, जब कोई एसेट खरीदते हो और जब आप फिक्स एसेट खरीद रहे हो, जब तक वो चालू नहीं हो जाती, तब तक सारे खर्चे कहाँ आते हैं? वो उस एसेट में ही जाते हैं। यहाँ किया है आपने फर्नीचर परचेज और ये फिक्स एसेट परचेज की है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब आप इसको रिपेयर कराओ या इसमें और पैसा लगाओ, जो भी जब तक ये चालू नहीं होगा सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो जब आप फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते हैं आप, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है, और टू बैंक, जो पैसा दिया है, ठीक है, ये एंट्री आप बनाते हैं। और यदि आप फ्रेट दे रहे हैं, इसकी या इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रहे हैं, इसके रिपेयर में खर्च कर रहे हैं, तो एंट्री यही पास होगी। तो अब आप देखिए कौन से अकाउंट में इसको डेबिट किया जा रहा है, कौन से में क्रेडिट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं यह रकम डेबिट की जाएगी। कौन से अकाउंट में डेबिट की जाएगी? फर्नीचर में। कंफ्यूज मत होना, आप ये मत कहना जब रिपेयर हो रही है तो रिपेयर का तो पैसा रिपेयर अकाउंट में ही डेबिट होना चाहिए। नहीं, ये फर्नीचर आपने खरीदा है, फर्नीचर अभी आपकी चालू अवस्था में नहीं आया है, इसके यूज करने में नहीं शुरू हुआ है, अभी आप इसको यूज नहीं कर रहे। जब तक इसको यूज वाली कंडीशन में लाना है, तब तक के सारे खर्चे फर्नीचर में जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समन्वय तत्व है, तो एलिमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट है या यूनिटी ऑफ एक्शन है, कॉमन पर्पज होता है या ऑल ऑफ द अबव। सभी कह रहे हैं एलिमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का समन्वय के तत्व है, तो समन्वय के तत्व क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट के तत्व क्या होते हैं? ग्रुप एफर्ट होता है आपका, ग्रुप एफर्ट होता है या यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, कॉमन पर्पज होता है। देखिए, कोऑर्डिनेशन तभी हो सकता है जब ग्रुप तो एफर्ट होना चाहिए और साथ में यूनिटी भी होनी चाहिए एक्शन की, और कॉमन इनका पर्पज भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सभी होंगे, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्जबर्ग, हर्जबर्ग के अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत का अभिप्रेरक तत्व है। तो कौन सा अभिप्रेरक? विच ऑफ द फॉलोइंग एज हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजेनिक थ्योरी इन द मोटिवेटिंग फैक्टर। तो कौन सा होगा? जॉब सिक्योरिटी होगी, कंपनी पॉलिसी होंगी, वर्क इटसेल्फ हो गया, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा। तो सही आंसर आपका इसका सही आंसर होगा आपका सी, वर्क इटसेल्फ, कार्य स्वयं। अगर स्वयं कार्य हो रहा है तो वो हर्जबर्ग का अभिप्रेरणा सिद्धांत का अभिप्रेरक होता है। यहाँ खुद का ही काम करना ही अभिप्रेरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ
स्पान ऑफ कंट्रोल मीन्स नियंत्रण का विस्तार। सिद्धांत क्या बताता है कि नियंत्रण होना चाहिए, नियंत्रण कैसे होना चाहिए, लिमिटेड पर्पज के लिए होना चाहिए या लिमिटेड पीरियड के लिए होना चाहिए या इमीडिएट बॉस ओवर द सबॉर्डिनेट होना चाहिए या ओवर द लिमिटेड नंबर ऑफ द सबॉर्डिनेट होना चाहिए। ये बताता है कि अधीनस्थ की सीमित संख्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किसके अंडर में कितने अधीनस्थ आते हैं, कितने सबॉर्डिनेट्स आते हैं। तो ओवर द लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अधीनस्थ की सेवा, अधीनस्थ की संख्या, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये किस में आता है? नियंत्रण का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा एक कथन गलत है? आपको बताना है गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कह रहे हैं कंट्रोल इज बैकवर्ड लुकिंग एक्टिविटी। केवल कंट्रोल पीछे देखने की जो होती है प्रतिगामी क्रिया होती है? नहीं। या कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि इसमें क्या है, कंट्रोल में हम पीछे भी देखते हैं कि पहले हमने सोचा कितना था काम, प्लानिंग कितनी की थी और आज एक्चुअल में काम कितना है, तो पीछे भी देखते हैं इसमें। ठीक है, कंट्रोल इज कंसर्न विद द कोऑर्डिनेटर। नियंत्रण समन्वय से संबंधित होता है, ये भी बात सही है। नियंत्रण समन्वय से भी संबंधित होता है, ये बात भी सही है। कह रहे हैं कंट्रोल इज फॉरवर्ड लुकिंग। जी, फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है, एक्चुअल में आगे देखा जाता है काम कितना हुआ और प्लानिंग से और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच किया जाता है। तो इसमें लुकिंग बैक भी होता है और लुकिंग फॉरवर्ड भी होता है, ये भी सही है। कह रहे हैं कंट्रोल इज प्लानिंग आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। कंट्रोलिंग और प्लानिंग ये स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से आजाद होती हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं होता, ये गलत है। और इसने यही पूछा था गलत कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ये गलत होता है। ये नियंत्रण और समन्वय नियोजन ये अलग नहीं होते, ये को रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा के द्विघटक सिद्धांत का विकास किसने किया? टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपेंडेड बाय। तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? हर्जबर्ग, मैकग्रेगर, विलियम आउची या ए एम मास्लो। देखिए आवश्यकता सिद्धांत आपके मास्लो ने भी बताया है, आवश्यकता का सिद्धांत आउची ने क्या दिया है? जेड मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया है। और मैकग्रेगर ने एक्स और वाई का सिद्धांत दिया है। और आपका हर्जबर्ग ने, सही ऑप्शन होगा हर्जबर्ग। हर्जबर्ग ने क्या दिया है आपको? हर्जबर्ग ने दिया है अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत, मतलब टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एक्स वाई सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैकग्रेगर के द्वारा। आउची ने जेड दिया है और मास्लो ने नीड थ्योरी दी है, आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। और नेक्स्ट आज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही आंसर होगा ए। ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बस एक कोटेशन बोल रहा है कि स्टेटमेंट बता रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध समन्वय प्रबंध का सार है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था रोस मर्रे। ऑप्शन होगा आपका ए। ए आंसर सही है। रोस मरे जो थे इन्होंने इसको दिया था इस स्टेटमेंट को, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए आपको बताना जरूरी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और 12 में कहा है कि समन्वय में शामिल होता है, फोरकास्टिंग होता है। हाँ होता, समन्वय में फोरकास्टिंग होता है? नहीं, पूर्वानुमान समन्वय में नहीं होता है। क्या यूनिटी ऑफ पर्पज होता है? बिल्कुल होता है, अभी मैंने बताए थे तत्व, तो उन तत्वों में यूनिटी ऑफ पर्पज भी आता है। सिलेक्शन स्टाफ का नहीं होता और ये सभी नहीं होंगे, केवल बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन मुझे बताना पड़ेगा। अभिप्रेरणा के एक्स वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर मैकग्रेगर। एक्स और वाई का सिद्धांत अभिप्रेरणा का इसने ही दिया था। हर्जबर्ग ने अभी आपको बताया था हर्जबर्ग का सिद्धांत। और उसके बाद आपको आउची ने दिया था जेड का सिद्धांत। मास्लो ने दिया था नीड थ्योरी दी थी। ठीक है, ये आपको याद रखने, सही आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट इज द प्रिपेयर्ड बिफोर द प्रोडक्शन बजट। देखिए आप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन बजट बनाने जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन से पहले आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन से पहले कौन सा बजट बनाएंगे? आप प्रोडक्शन तभी तो करेंगे, आपको पता होगा कि हम कितना सेल करेंगे, कितना बेचेंगे, कितने का बेचेंगे। इसलिए आपका जो सेल्स बजट होता है वो पहले बनाया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, सेल्स बजट। तो सेल्स बजट किससे पहले बनाया जाता है? प्रोडक्शन बजट से। तो एक कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, आप सोचेंगे पहले प्रोडक्शन होता है देन सेल होता है, लेकिन पहले आप क्या करेंगे?
पहले आप सेल्स बजट बनाते हैं, तब आप प्रोडक्शन बजट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जेबीबी, जेबीबी वाज फर्स्ट यूज्ड इन द 1962 इन द कंट्री। जेड जेडबीबी सर्वप्रथम कौन से देश में प्रयोग किया गया? तो देखिए यहाँ पर आपको जे जे जेडबीबी ही दिया होता है, लेकिन याद रखना ये क्या है आपका, ये होता है जीरो बेस्ड बेस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग। और ये सबसे पहले जो हुआ था यूएसए में शुरुआत हुई थी। और इसके जो जनक थे, इसको जो शुरुआत जनक जो इसको शुरू करने वाले थे, उनका भी नाम आपको याद रखना है। पता नहीं क्वेश्चन इसके भी बारे में पूछ लिया जाए तो ये पीटर पायहर, पाए हाँ, पीटर पायहर ने ये शुरू किया था और यूएसए में ये शुरू किया गया था। ये बजट जीरो बेस बजटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जीरो से शुरू किया जाता है और इसमें टोटल पुराने खर्चे भी, बार बार होने वाले खर्चे भी और आपके मैनेजमेंट के खर्चे भी टोटल इसमें लिखे जाते हैं। ये जीरो से शुरू होता है। तो तीन बात इसके बारे में रखनी याद रखनी है। यूएसए ने ये शुरू किया, इसके जनक पीटर पायर थे और ये 1962 में शुरू किया गया था। ये जीरो बस्टिंग बजट है क्योंकि ये जीरो से शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहता है। इकोनॉमिक इज द ऑब्जेक्टिव नेचुरल, दिस स्टेटमेंट इज। तो किसने ये स्टेटमेंट दिया था? सही, बस इसमें स्टेटमेंट ही बताना है कि स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये मार्शल ने दिया था। मैंने कहा ना, मार्शल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्शल के बारे में आप जितना पढ़ो उतना कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाजारों के लिए किसी देश को खुले रहने से बेरोजगार और बेरोजगार संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिलता है। अगर विश्व बाजार के लिए किसी भी देश को खोल देते हैं कि कोई भी आइए, कोई भी बिजनेस कीजिए, तो उससे एक तो बेरोजगार और बेरोजगार संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिलता है। एक तो बेरोजगार और बेरोजगार जो संसाधन थे, उनका उपयोग करने का मौका मिलता है। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? अरे, क्या रिकार्डियन सिद्धांत कहते हैं, हैक्सहोलियन सिद्धांत कहते हैं, वेट फॉर सरप्लस सिद्धांत कहते हैं, रणनीति व्यापार कहते हैं? तो सही आंसर होगा आपका वेट फॉर सरप्लस सिद्धांत। ठीक है, क्या है ये? कि किसी देश को खोल देना, किसके लिए खोल देना है? विश्व के लिए खोल देना है, दुनिया के लिए खोल देना है। इससे क्या होगा, जितने भी बेरोजगार और बेरोजगार संसाधन होंगे, उनका सही उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुस्टाव केसल के द्वारा क्रय शक्ति समता सिद्धांत वर्ष में प्रतिपादित किया गया था। तो परचेजिंग पावर पार्टी थ्योरी वाज प्रोपेंडेड बाय द गुस्टाव कैसले इन ईयर। तो कौन सी साल में ये पास किया गया था? तो ये पास किया गया था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं, गिफिन का विरोधाभास मांग का नियम अपवाद में सम्मिलित है। गिफिन्स पैराडॉक्स एज अ एक्सपेंशन टू द लॉ ऑफ डिमांड इंक्लूड्स। तो कह रहे हैं, प्रतिष्ठा माल में, घटिया माल में, पूरक माल में, स्थापन माल में। तो इसका सही आंसर होगा बी, इंफीरियर गुड्स, घटिया माल में। होता क्या है, देखिए जो मांग का नियम होता है, वो मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड लॉ कहता है कि जैसे ही प्राइस कम होते हैं तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये जनरली होती है, जो सामान्य वस्तु होते हैं उनमें, सामान्य यूज की वस्तुएं, सामान्य यूज की प्रयोग की जो वस्तुएं होती हैं, वहां पर ये नियम लगता है, मांग का नियम। कौन से नियम काम करता है? मांग का नियम काम करता है। ठीक है, लेकिन गिफिन इंफीरियर गुड्स में ये उल्टा हो जाता है। घटिया माल या इंफीरियर गुड्स कैसे होता है? जो कम कीमत की मूल्य होते हैं, चीजें होती हैं, जैसे नमक। ठीक है, नमक को, अगर नमक के रेट यहाँ पर बढ़ने लगे तो इसकी डिमांड भी बढ़ने लग जाती है। पब्लिक सोचती है कि अब नमक फ्यूचर में नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गिफिन का विरोधाभास बोलते हैं, मांग के नियम का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंफीरियर गुड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये है कि जल्दी से जल्दी आपके मैंने क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, क्योंकि अब आपका एग्जाम भी नजदीक है, तो हम चाहते हैं आपको सक्सेस, आपको सफलता जरूर मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट जो क्वेश्चन है ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं।
देखिए क्या कहा है इसमें यानी कोई फर्म अपनी उत्पादन प्रक्रिया में वार्षिक रूप से कच्चे माल की किसी मद को 90,000 इकाइयों का उपयोग करती है। कितनी इकाइयां यूज की है पूरे साल में? 90,000 करती है। प्रति इकाई की लागत कितनी है? एक इकाई 3 रुपए की है और क्रय आदेश लागत 300 रुपए है तथा इन्वेंट्री वाहन लागत 20% प्रति वर्ष है। तो मित व्यय आदेश मात्रा बताइए ईओक्यू कितनी है? आपको बताना है ईओक्यू। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है और यदि नहीं पता तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट 2 इंटू वार्षिक उपयोग। जो वार्षिक उपयोग है वो होता है वार्षिक उपयोग इंटू आदेश लागत। आदेश लागत और अपॉन रख रखाव लागत। रख रखाव लागत मतलब ये भी किसमें होनी चाहिए? प्रति इकाई प्रति वर्ष प्रति प्रति इकाई। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है? देखिए टू का तो कोई मतलब, टू को तो हम ऐसे ही लिख देंगे 2 इंटू। ठीक है, 2 इंटू आपको वार्षिक उपयोग कितना दिया हुआ है? 90,000। तो 90,000 यहाँ लिख देंगे, वार्षिक उपयोग है 90,000। उसके बाद है आपका इंटू आपकी जो आदेश लागत है वो कितनी दी हुई है? 300 आगे आदेश लागत है तो 300 इसको लिख देंगे अपॉन। उसके बाद है आपका रख रखाव कॉस्ट कितनी दी हुई है आपकी? ये कह रहे हैं कि प्रति इकाई लागत जो 3 रुपए की है तो 3 लिख देंगे और उसके बाद इंटू फिर कह रहे हैं कि प्रति रख रखाव की लागत 3 प्रति इकाई है और उसको प्रति वर्ष भी कह रहा है तो 20% भी यहीं पर लिख देंगे 20%। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 3 जा 27 2 जा तो ये आ जाएगा आपका 54 और जीरो हो जाएंगे आपकी 6। 1 2 3 4 5 6 6 जीरो हो जाएंगी और नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ जब आप 100 लिखेंगे नीचे तो 5 से 100 को काटेंगे 5 टाइम्स और 5 की यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 5 को आप डिवाइड करेंगे आपके किससे? 5 से डिवाइड करेंगे आप 3 को तो ये डेसिमल में आएगा और डेसिमल में आ जाएगा ये आपका। फिर आप इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60। ठीक है, 60 आ जाएगा और जब आप इसको 60 से इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से तो डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9487 अप्रोक्स, क्योंकि ये आएगा आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आएगा आपका 9486 और 29 तो पॉइंट के बाद है तो इसको क्या कर देंगे? इसको 9483 बोल देंगे। तो सही आंसर क्या होगा? 9487 9487 ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप इसको याद कर लें इस फॉर्मूले को। तो मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखना। ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।